कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसके पास ना कोई तेल का कुआं है, ना सोने की खदानें हैं और ना ही वो बड़े बड़े धुआं उगलते हुए कारखाने। मतलब कोई भौतिक संसाधन नहीं है। बिल्कुल, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जरा सोचिए, वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध अर्थव्यवस्था है। अच्छा। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उस देश की मुख्य मुद्रा रुपया या डॉलर नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है, मतलब नॉलेज। हाँ, और ये हमारी पुरानी सोच से बहुत अलग है। सही बात है। जब भी हम किसी मजबूत अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही पुरानी वो मशीन जैसी तस्वीर उभरती है। जमीन से निकाले जा रहे खनिज और वो सब। हाँ, असेंबली लाइन पर बनता हुआ सामान और लगातार बढ़ती हुई भौतिक संपत्ति। सदियों से तो किसी भी देश की सफलता को इसी बात पर मापा गया है ना कि वो कितना सामान पैदा कर सकता है। देखिए, इस पारंपरिक नजरिए के पीछे ना एक बहुत ही सीधा सा गणित काम करता है। एक फैक्ट्री लगाओ, उसमें कच्चा माल डालो और दूसरी तरफ से तैयार उत्पाद और मुनाफा बाहर आएगा। बिल्कुल सही। हमने हमेशा अर्थशास्त्र को केवल पूंजी और भौतिक श्रम के चश्मे से ही देखा है, मतलब जिसे आसानी से नापा और तोला जा सके। लेकिन ये व्यवस्था भी एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी हुई है जहां ये पुरानी मशीन एक तरह से कहे तो चरमरा रही है। हाँ, क्योंकि संसाधनों का तो अंधाधुंध दोहन हो रहा है। और इंसानी श्रम को केवल एक पुर्जे की तरह इस्तेमाल करने की जो ये व्यवस्था है ना, वो अब भविष्य की चुनौतियों का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। और आज की इस गहरी पड़ताल में हम बिल्कुल इसी ज्वलंत मुद्दे से टकराने वाले हैं। आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो केंद्र है, वो एक बेहद ही दिलचस्प और भविष्योन्मुखी शोध लेख है। इसे शिव नारायण ने टैक्सिला पेड साइट पर प्रकाशित किया है। हाँ, ज्ञानपीठ मॉडल इकोनॉमी। बिल्कुल। इसका पूरा शीर्षक है ज्ञानपीठ मॉडल इकोनॉमी, नॉलेज ड्रिवन फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे कोई भी समाज औद्योगिक उत्पादन और भौतिक संसाधनों पर जो अपनी निर्भरता है उसे पूरी तरह खत्म कर सकता है और उसकी जगह कुछ नया ला सकता है। हाँ, उसकी जगह कैसे ज्ञान यानी नॉलेज और इंटेलेक्चुअल कैपिटल को अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे ताकतवर इंजन बना सकता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये जो पूरा ढांचा है ना, ये पूरी तरह से फ्यूचर रेडी है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हमें आखिर इस नए ज्ञानपीठ मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। मतलब पारंपरिक अर्थव्यवस्था में ऐसी क्या मौलिक खामी आ गई है जो अब काम नहीं कर रही? देखिए, पारंपरिक मॉडल की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो एक पदानुक्रमित श्रम पर निर्भर करता है। मतलब जिसे हम हायरार्किकल लेबर कहते हैं, एक के नीचे एक काम करने वाले लोग। अच्छा। यह मॉडल इंसान को सिर्फ एक ऐसा उपकरण मानता है जिसे ऊपर से निर्देश दिए जाते हैं और उसे बस बिना सवाल किए उनका पालन करना होता है। हाँ, अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस काम करना है। बिल्कुल। लेकिन 21वीं सदी के इस तेजी से बदलते ज्ञान आधारित समाज में ये पुराना ढांचा पूरी तरह से अपर्याप्त हो चुका है। शिव नारायण का ये शोध ना एक बिल्कुल नई जमीन तैयार करता है। ज्ञानपीठ मॉडल मुख्य रूप से लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज थ्योरी पर टिका है। यहाँ ज्ञान को सिर्फ किताबों में बंद करके नहीं रखा जाता। यहीं पर मुझे लगता है कि इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा सुलझाना जरूरी है। मतलब ये लर्नोग्राफी असल में क्या है और ये हमारी जो आम शिक्षा प्रणाली है जिसे हम पेडागॉगी कहते हैं, उससे अलग कैसे है? क्योंकि आमतौर पर स्कूल या कॉलेज में एक टीचर बोलता है और छात्र बस सुनता रहता है। हाँ। तो क्या लर्नोग्राफी इससे कुछ अलग है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। पेडागॉजी में जो जानकारी देने वाला होता है यानी टीचर, वो तो सक्रिय होता है, लेकिन सुनने वाला एकदम निष्क्रिय होता है। छात्र सिर्फ एक खाली बर्तन की तरह होता है जिसमें जानकारी डाली जा रही है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसके विपरीत लर्नोग्राफी में मोटर कॉग्निटिव एंगेजमेंट होता है। अच्छा, मोटर कॉग्निटिव एंगेजमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सीखने वाला व्यक्ति केवल कान से सुन नहीं रहा है, बल्कि वो अपने हाथों, अपनी इंद्रियों और अपने दिमाग का एक साथ इस्तेमाल करके ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। मतलब वो खुद चीजों को बना रहा है, प्रयोग कर रहा है। हाँ, और ब्रेन पेज थ्योरी ये मानती है कि जब इस तरह से सक्रिय होकर एक्टिवली सीखा जाता है ना, तो दिमाग के न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स में ज्ञान स्थायी रूप से छप जाता है। जैसे किसी कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में डेटा सेव हो रहा हो। बिल्कुल वही बात है। अगर इसे एक एनालॉजी या उपमा के जरिए समझा जाए ना, तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था एक पुरानी असेंबली लाइन की तरह है। वहां इंसान सिर्फ एक पुर्जा है जिसका काम रोज एक ही नट बोल्ट कसना है। उसका अपना कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा।
सी बात है। इसके विपरीत ये जो ज्ञानपीठ मॉडल है, ये मुझे एक ओपन सोर्स टेक लैब की तरह लगता है। इस लैब में हर व्यक्ति का सीखा हुआ नया ज्ञान, हर नया विचार एक नई मशीन या नए समाधान का निर्माण करता है। वहां कोई निष्क्रिय नहीं है। ये उपमा इस पूरे सिद्धांत के सार को एकदम सही से पकड़ लेती है। इस ओपन सोर्स टेक लैब वाले ढांचे में सबसे क्रांतिकारी विचार ये है कि ज्ञान ही अब असली पूंजी है। ज्ञान ही कैपिटल है। हाँ, और ज्ञान ही असली मुद्रा या करेंसी है। पुराने समय के अर्थशास्त्र में एक कहावत होती थी कि श्रम ही धन है, मतलब लेबर इज वेल्थ। लेकिन ज्ञानपीठ अर्थव्यवस्था ने इस पूरी परिभाषा को ही पलट दिया है। इस मॉडल में सीखना ही श्रम है, यानी लर्निंग इज लेबर। ओहो, लर्निंग इज लेबर। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति कोई नया कौशल सीखता है या किसी समस्या का समाधान खोजता है, तो वो केवल अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर रहा, बल्कि वो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। हाँ, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई बौद्धिक संपत्ति का निर्माण कर रहा है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब सीखना ही श्रम है। लेकिन जब ये मान लिया जाए कि ज्ञान ही नई पूंजी है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि ये नई पूंजी असल बाजार में काम कैसे करेगी? सही सवाल है। क्योंकि ज्ञान को किसी बैंक के लॉकर में तो रखा नहीं जा सकता ना। उसे खर्च कैसे किया जाएगा, उसका निवेश कैसे होगा? बिल्कुल। और यहीं से ये शोध हमें इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के 7 बुनियादी स्तंभों की ओर ले जाता है। मतलब 7 पिलर्स। हाँ, इन 7 स्तंभों को समझे बिना ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये वैचारिक सिद्धांत ज़मीनी हकीकत में कैसे तब्दील होगा। देखिए, ये स्तंभ कोई अलग अलग इकाइयां नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सप्लाई चेन है जहां ज्ञान का उत्पादन होता है और वो समाज तक पहुंचता है। अच्छा। इसमें सबसे पहले आते हैं उद्यमी, यानी एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन ध्यान रहे, ये उद्यमी वो नहीं है जो सिर्फ एक ऐप बनाकर उसे रातों रात करोड़ों में बेचना चाहते हैं। तो फिर ये कैसे उद्यमी हैं? ज्ञानपीठ मॉडल में उद्यमी वे लोग हैं जो अमूर्त ज्ञान को पकड़कर उसे बाजार के वास्तविक व्यावहारिक समाधानों में बदलते हैं। और शायद यही कारण है कि इस मॉडल में निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स की भूमिका भी बदल जाती है। बिल्कुल। शोध बताता है कि ये निवेशक सिर्फ अगले ही दिन मुनाफा कमाने के लिए पैसा नहीं लगाते। वे उन विचारों में निवेश करते हैं जिनका लंबी अवधि का सामाजिक प्रभाव हो। हाँ, और जिन्हें बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके, यानी स्केलेबिलिटी हो। सही बात है। वे सिर्फ पैसे देने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान आधारित उद्यमों के मेंटोर की तरह काम करते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्तंभ आता है, वो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, नर्वस सिस्टम। हाँ, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑटोमेशन हो या ब्लॉकचेन हो, तकनीक का मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि ज्ञान का हस्तांतरण बिना किसी रुकावट के हो सके। इसे लेख में मॉड्यूलर नॉलेज ट्रांसफर कहा गया है, यानी ज्ञान को छोटे छोटे आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में बांटना। मॉड्यूल्स में बांटना। बिल्कुल। और फिर तकनीक के जरिए उसे तेजी से सही व्यक्ति तक पहुंचाना। और उस तकनीक का इस्तेमाल कौन करेगा? यहीं पर चौथा स्तंभ आता है, वर्कफोर्स यानी कार्यबल। हाँ, इस मॉडल में जो कर्मचारी हैं वो मशीन की तरह काम करने वाले मजदूर नहीं है। वे नॉलेज वर्कर हैं जिन्हें सिस्टम थिंकिंग और जटिल समस्याओं को सुलझाने में महारत हासिल है। सही बात है। इसके बाद 5वां स्तंभ है ट्रेडर्स यानी व्यापारी। शोध के अनुसार ये व्यापारी सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले बिचौलिए नहीं हैं, वे डिजिटल बाजार में ज्ञान के व्याख्याकार की भूमिका निभाते हैं। नॉलेज इंटरप्रेटर्स। हाँ, लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी शंका हो रही है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी और एक तीखा सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, पूछें। क्या ये जो 7 स्तंभ हैं, ये वास्तव में कुछ नया है या फिर ये सिर्फ मौजूदा कॉर्पोरेट ढांचे की एक नई पैकिंग है, बस एक रीब्रांडिंग है? अच्छा। मेरा मतलब है, आज भी तो बाजार में उद्यमी, निवेशक और व्यापारी मौजूद हैं ही ना। विशेषकर अगर हम इन ट्रेडर्स की बात करें तो मुझे अभी भी ये मार्केटिंग की तरह ही लग रहा है। आज के टेक सेल्समैन भी तो अपना सॉफ्टवेयर बेचते समय उसका ज्ञान ही बांट रहे हैं। इसमें और ज्ञानपीठ मॉडल के ट्रेडर में आखिर बुनियादी फर्क क्या है? ये एक बहुत ही वाजिब और जरूरी चुनौती है। सतह से देखने पर ना ये मौजूदा बाजार जैसा ही लग सकता है, लेकिन असली अंतर मंशा और प्रक्रिया में है। मंशा में? हाँ, पारंपरिक बाजार में एक ट्रेडर या टेक सेल्समैन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ उत्पाद को बेचना और अपना कमीशन बनाना होता है।
उनका टारगेट पूरा होना चाहिए बस। बिल्कुल। उसे इस बात से कोई खास मतलब नहीं होता कि वो तकनीक समाज को कैसे बदल रही है। लेकिन ज्ञानपीठ मॉडल में एक ट्रेडर का काम सिर्फ बेचना नहीं है। तो वो और क्या करता है? मान लीजिए जब कोई अनुसंधान केंद्र एक नई तकनीक बनाता है, जैसे पानी साफ करने का एक नया टिकाऊ तरीका, तो ट्रेडर अपनी डिजिटल साक्षरता और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके स्थानीय समुदायों को समझाता है। अच्छा, वो उन्हें एजुकेट करता है। हाँ, वो बताता है कि ये नवाचार उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा। वो असल में तकनीक और समाज के बीच का एक अनुवादक है, ट्रांसलेटर है। इसका मतलब है कि वे सिर्फ एक तैयार उत्पाद नहीं सौंप रहे, बल्कि वे उस उत्पाद के पीछे के विज्ञान और उसके इस्तेमाल के तरीके को भी बाजार में स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वे एक तरह से एजुकेटर भी हैं। और छठा स्तंभ इसी से जुड़ा है, रिसर्च सेंटर्स यानी अनुसंधान केंद्र। शोध में ज्ञानपीठ ट्रांसफर चैनल्स यानी GTCs का जिक्र है। ये ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए लैब में होने वाला निरंतर नवाचार सीधे उद्योगों और इन ट्रेडर्स तक पहुंचता है। हाँ। और अंत में सातवां स्तंभ है गवर्नमेंट पॉलिसी यानी सरकारी नीतियां, जो इस पूरे व्यवस्था को नियम और समानता के साथ चलाती हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सातों स्तंभ कभी अलग थलग काम नहीं करते हैं। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। ये आपस में मिलकर ज्ञान, कौशल और पूंजी की एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाते हैं। का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान तक भी पहुंचे। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। सही कहा। हर कदम पर नया ज्ञान पैदा होकर वापस सिस्टम में आ रहा है। ये पूरा इकोसिस्टम सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, लेकिन जो वर्कफोर्स और एंटरप्रेन्योर इस सर्कुलर इकोनॉमी को चलाएंगे, वे आसमान से तो नहीं टपकेंगे ना? बिल्कुल नहीं। उन्हें तैयार कैसे किया जाएगा? और यहीं इस शोध का वो हिस्सा सामने आता है जो सबसे ज्यादा व्यावहारिक और जमीनी है। अगर भविष्य में ऐसे नॉलेज वर्कर चाहिए जो निर्देशों का इंतजार करने के बजाय सिस्टम थिंकिंग कर सकें, तो आज की ये रट्टा मारने वाली शिक्षा प्रणाली तो इसके लिए बिल्कुल बेकार है। एकदम बेकार है। यहीं पर टैक्सशिला ब्रेनपेट स्कूल और मिनिएचर स्कूल इकोसिस्टम का विचार प्रवेश करता है। देखिए, ज्ञानपीठ मॉडल इस बात को बहुत स्पष्टता से स्थापित करता है कि शिक्षा को अब जानकारी रटने और सिर्फ परीक्षा पास करने का जरिया नहीं होना चाहिए। इन ब्रेनपेट स्कूलों में छात्र पैसिव या निष्क्रिय श्रोता नहीं है जो सिर्फ ब्लैकबोर्ड को घूरते रहें। यहाँ स्कूल के क्लासरूम को ही एक आर्थिक प्रयोगशाला यानी इकोनॉमिक लेबोरेटरी में बदल दिया जाता है। अच्छा। बच्चे यहाँ सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो समस्याओं का समाधान डिजाइन करते हैं। शोध में कुछ बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, टास्क फॉर्मेटर और डिया प्रोजेक्ट्स। सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कक्षा में ये उपकरण काम कैसे करते हैं। इन उपकरणों को अगर हम सरल भाषा में समझे ना, तो डेफिनेशन स्पेक्ट्रल किसी भी विषय या समस्या को अलग अलग कोणों से देखने की क्षमता है। मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से। हाँ। उदाहरण के लिए अगर छात्र ऊर्जा संकट पर काम कर रहे हैं तो वे इसे सिर्फ विज्ञान की नजर से नहीं देखेंगे। अच्छा। वे इसके आर्थिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहलुओं को भी एक साथ समझेंगे। और जो टास्क फॉर्मेटर है वो तरीका है जिससे छात्र अपने विचारों को एक व्यवस्थित कार्य योजना में बदलते हैं, एक एक्शन प्लान बनाते हैं। बिल्कुल। और DI प्रोजेक्ट्स यानी डू इट योरसेल्फ एकेडमी प्रोजेक्ट्स के जरिए वे उस योजना को असल में बनाकर दिखाते हैं। वाह। ये सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, ये ज्ञान को सीधे एक उत्पादक परिणाम में बदलना है। इस पूरे प्रक्रिया को अगर एक उपमा में बांधा जाए ना, तो ये कुछ ऐसा है जैसे पारंपरिक क्लासरूम को वयस्क होने के एक वेटिंग रूम से निकालकर उसे एक मिनी स्टार्टअप इंक्यूबेटर में बदल दिया गया हो। बहुत सही उपमा है। पहले की व्यवस्था तो यही कहती थी ना कि चुपचाप डेस्क पर बैठो, 15 साल तक सिर्फ सुनो और जब डिग्री मिल जाए तब जाकर दुनिया का सामना करना। हाँ बिल्कुल। ज्ञानपीठ मॉडल कहता है कि तुम्हारी क्लासरूम ही असली दुनिया की प्रयोगशाला है। जो समस्या तुम्हें आज दिख रही है उसका समाधान आज ही बनाओ। किशोरावस्था में ही छात्र स्थानीय समस्याओं को सुलझाने लगते हैं और अपने छोटे उद्यम शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक चिंता भी पैदा होती है। कैसी चिंता? जब हम कहते हैं कि 12 या 14 साल के बच्चे उद्यम शुरू कर रहे हैं और आर्थिक प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं, तो क्या हम उनसे उनका बचपन नहीं छीन रहे हैं? अच्छा, इस नजरिए से। हाँ, मतलब क्या इतनी कम उम्र में उन्हें बाजार की ताकतों के सामने, मार्केट फोर्सेस के सामने धकेल देना सही है? देखिए, ये डर स्वाभाविक है,
लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मॉडल चाइल्ड लेबर या बाल श्रम की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये कॉग्निटिव एम्पावरमेंट यानी बौद्धिक सशक्तिकरण के बारे में है। बच्चों पर दबाव डालकर उनसे फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाया जा रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? इसके बजाय उनके स्वाभाविक कौतूहल और रचनात्मकता को एक सही दिशा दी जा रही है। जब एक बच्चा किसी स्थानीय समस्या के लिए खुद एक छोटा सा मॉडल बनाता है, जैसे मोहल्ले में पानी के भराव की समस्या हो गई। हाँ बिल्कुल, और जब वो उसे काम करते हुए देखता है तो वो खेल खेल में सीख रहा होता है। ये उस बोरियत और मानसिक दबाव से कहीं बेहतर है जो आज के छात्र 8 घंटे तक डेस्क पर चुपचाप बैठकर महसूस करते हैं। ये तो है। ये उन्हें सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर रहने से बचाता है और उन्हें एक निर्माता होने की आजादी देता है। ये सच में सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। हाँ, और इस बदलाव की प्रासंगिकता आज के समय में इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हर उस काम को छीन रहे हैं जिसमें केवल नियमों का पालन करना होता है। बिल्कुल सही बात है। भविष्य के जॉब मार्केट में उस रटे रटाए ज्ञान की कोई कीमत नहीं बचने वाली, जिसे एक मशीन सेकंड के 100वें हिस्से में प्रोसेस कर सकती है। देखिए, मशीनें डेटा याद रखने और उसे दोहराने में इंसानों से हमेशा बेहतर ही होंगे। हाँ, इसलिए जो लोग इस तेजी से बदलती तकनीकी सुनामी के बीच अपना वजूद बचाना चाहते हैं, उनके लिए ये लर्नोग्राफी और अप्लाइड नॉलेज का मॉडल ही एकमात्र ढाल है। जब बचपन से ही सिस्टम थिंकिंग और नया निर्माण करने की आदत पड़ जाती है ना, तो कोई भी एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि मशीनों के पास डेटा है, लेकिन संदर्भ और रचनात्मकता इंसानों के पास है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट और क्रिएटिविटी सिर्फ इंसानों के पास है। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है, लेकिन यहाँ से एक और बड़ी और जटिल चुनौती सामने आती है। अच्छा, वो क्या? मान लीजिए कि हमने शिक्षा प्रणाली बदल दी। हमारे छात्र अब मिनी स्टार्टअप इंक्यूबेटर में ज्ञान को समाधान में बदल रहे हैं। हाँ। हमारा वर्कफोर्स और व्यापारी सब इस नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। लेकिन अगर हमारी सरकारें, उनकी नीतियां बनाने के तरीके और सफलता मापने के पैमाने वही पुराने रहे, तो क्या ये पूरा नया ढांचा टिक पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या पुरानी टेप से नई दुनिया का नाप लिया जा सकता है? ये तो बिल्कुल असंभव है। शिव नारायण अपने शोध में इस विरोधाभास पर बहुत गहराई से चोट करते हैं। अच्छा। जब किसी देश में शिक्षा, काम और मूल्य सृजन का पूरा तरीका ही बदल जाएगा, तो सफलता को मापने के पुराने तरीके प्रासंगिक कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सरकार की भूमिका अब सिर्फ कर वसूलने या पुल और सड़कें बनाने तक सीमित नहीं रह सकती। तो शोध क्या सुझाव देता है? शोध स्पष्ट रूप से ये मांग करता है कि सरकारों को अब नेशनल ब्रेन पेज मिशन शुरू करने होंगे। हाँ। और नॉलेज इकोनॉमी टास्क फोर्स जैसे संगठन स्थापित करने होंगे। और इससे भी बड़ी बात, हमें जीडीपी की उस पुरानी लत को छोड़ना होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि जीडीपी इस नए मॉडल के लिए खराब क्यों है। देखिए, जीडीपी एक बहुत ही अधूरा पैमाना है। ये सिर्फ ये मापता है कि किसी देश की सीमा के भीतर कितने पैसे का लेन देन हुआ। हाँ। एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझें। हाँ, बताइए। अगर किसी शहर में बहुत भयंकर ट्रैफिक जाम लगता है और गाड़ियां घंटों खड़ी रहकर ईंधन जलाती हैं, तो जीडीपी बढ़ जाएगी क्योंकि पेट्रोल ज्यादा बिका। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई छात्र एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जिससे ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाए और ईंधन की खपत कम हो जाए, तो जीडीपी गिर जाएगी। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत अजीब है। जीडीपी इस बात को बिल्कुल नहीं नाप पाती कि देश के नागरिकों ने कितना नया ज्ञान पैदा किया या उस ज्ञान से जीवन कितना आसान हुआ। यही कारण है कि ये लेख सफलता को मापने के बिल्कुल नए मैट्रिक्स या पैमाने सुझाता है। हाँ। सबसे पहला है नॉलेज प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कितनी किताबें छपी, बल्कि ये मापता है कि उस ज्ञान को लागू करके समाज में कितने वास्तविक समाधान पैदा हुए। बिल्कुल। दूसरा है लर्निंग एफिशिएंसी इंडेक्स, जो ये ट्रैक करता है कि नागरिक कितनी तेजी से नई तकनीक और कौशल अपना रहे हैं। और तीसरा है ब्रेन पेज कैपिटलाइजेशन रेट, जो इस बात का हिसाब रखता है कि देश की दिमागी क्षमता या बौद्धिक संपदा को कितनी सफलता से आर्थिक मूल्य में बदला जा रहा है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो ये साफ हो जाता है कि ज्ञानपीठ मॉडल की जरूरत सबसे ज्यादा किसे है। किसे है? ये सिर्फ अमीर और पहले से विकसित पश्चिमी देशों के लिए एक विलासिता नहीं है।
वास्तव में ये विकासशील देशों के लिए गेम चेंजर ब्लूप्रिंट है। डेवलपिंग नेशंस के लिए। हाँ, विकासशील देशों में शिक्षा का गिरता स्तर, भारी बेरोजगारी और लगातार बढ़ती आर्थिक गैरबराबरी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल है। ये मॉडल इन देशों को एक रास्ता दिखाता है कि कैसे वे सीधे एक नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी में छलांग लगा सकते हैं। उन्हें पहले एक प्रदूषणकारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनने की जरूरत ही नहीं है। यानी विकासशील देश ज्ञान, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्नोग्राफी का इस्तेमाल करके अपनी पूरी आबादी को एक उत्पादक कार्यबल में बदल सकते हैं, बजाय इसके कि वे दुनिया के लिए सिर्फ सस्ते श्रम का केंद्र बनकर रह जाएं। सही बात है, लेकिन इसके लिए सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो इंटरनेट और इस नई शिक्षा पद्धति को हर दूर दराज के गांव तक पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ सिर्फ महानगरों तक ही सीमित न रहे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। अगर ज्ञानपीठ अर्थव्यवस्था को फलना फूलना है तो नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो ज्ञान के उत्पादन को संरक्षण दें, नवाचार को बढ़ावा दें और ये सुनिश्चित करें कि बौद्धिक संपदा पर चंद लोगों का एकाधिकार न हो जाए। पूरी व्यवस्था का लक्ष्य समान और टिकाऊ विकास होना चाहिए। तो इस पूरी गहरी पड़ताल को समेटते हुए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज्ञानपीठ मॉडल सिर्फ एक कागजी आर्थिक सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल नहीं। शिव नारायण के लेख के अंत में इसे जिस व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है वो दरअसल एक ब्रेन पेड सिविलाइजेशन के निर्माण का खुला आह्वान है। एक नई सभ्यता। हाँ, एक ऐसी सभ्यता जहाँ सीखना केवल स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है और काम करना केवल दफ्तर के घंटों तक बंधा नहीं है। ये एक ऐसे भविष्य की कल्पना है जहाँ शिक्षा, अर्थशास्त्र और व्यक्तिगत विकास एक साथ गुंथे हुए हैं। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा एक उपभोक्ता बनने के बजाय एक सशक्त निर्माता बने, एक क्रिएटर बने। हाँ, और समाज का हर स्कूल केवल ईंट पत्थर की इमारत न रहकर आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक वास्तविक लॉन्च पैड बन जाए। ये इंसानी क्षमता के सबसे ऊंचे स्तर को छूने का एक व्यवस्थित ढांचा है। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमने इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय के कई पन्ने पलटे हैं और इसी के साथ हम इस गहरी पड़ताल के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले इस पूरी थियरी से निकला एक ऐसा विचार जो शायद काफी समय तक आपके दिमाग में घूमता रहे। अच्छा, वो क्या है? ये सोचने वाली बात है कि अगर इस नई ब्रेन पेड सिविलाइजेशन में सीखना ही श्रम है और लगातार नया ज्ञान पैदा करना ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है, तो फिर इंसानी जीवन में रिटायरमेंट का क्या मतलब रह जाएगा? ओहो! क्या एक ऐसी सभ्यता में कोई व्यक्ति कभी सच में काम करना बंद करेगा? या फिर उम्र भर नई चीजें सीखना, खुद को बेहतर बनाना और नवाचार करना ही मानव जीवन का एक स्थायी, कभी न खत्म होने वाला हिस्सा बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो काम और जीवन के हमारे पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। वाकई एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है, जिस पर निश्चित रूप से लंबी सोच विचार की जानी चाहिए।